हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी अचीव गोल्स पर। तो बच्चों, यहाँ पर हम कर रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इन हिंदी मीडियम, और उसमें से हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियाँ। इसका पार्ट 1 जो है वो हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, और आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देगा। तो लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या महत्व है, भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की समस्याएं। ये जो 3 टॉपिक्स जो थे हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कृषि संबंधी सुधार, कृषि संबंधी सुधारों की उपलब्धियां, मतलब कि हरित क्रांति। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृषि संबंधी सुधार या फिर भारतीय कृषि में सुधार, कि जो भारत की कृषि है उसमें क्या सुधार किए गए हैं वो हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं। भारतीय कृषि का सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कई सुधारात्मक उपाय अपनाए हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो सरकार ने किए हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं। यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा चार्ट दिया हुआ है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कृषि संबंधी सुधार कौन कौन से हैं या फिर भारतीय कृषि में क्या सुधार किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर 3 तरह के सुधार इसमें बताए गए हैं। सबसे पहला है तकनीकी सुधार, तकनीक का जो है एक इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। दूसरा है संस्थागत सुधार, मतलब कि संस्थागत सुधार किया गया है, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भूमि सुधार, कि भूमि को किस तरह से सुधारा गया है, भूमि को उपजाऊ किस तरह से किया गया है। और कुछ जनरल सुधार भी किए गए हैं, कुछ सामान्य सुधार भी कृषि के लिए किए गए हैं। तकनीकी सुधार में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया है, कि जिन बीजों से अधिक जो है उपज हो सके। रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया गया है फसल संरक्षण के लिए, कि जो फसल है उसको किस तरह से स्टोर करके रखा जाए, उसके लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया है। वैज्ञानिक खेती प्रबंध व्यवहार किया गया है, साइंटिफिक जो है एक तरीके से वो भी खेती जो है इसमें की गई है। खेती के यंत्रीकृत साधन, खेती के लिए बहुत सारे साधन भी जो है वो अब बनाए गए हैं। और संस्थागत सुधारों में क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया है, लगान का नियमन किया गया है, लगान जो है उसका नियमन कर दिया गया है, चकबंदी कर दी गई है, भूमि की उच्चतम सीमा और अधिक्य भूमि का पुनः वितरण किया गया है, कि जो भूमि है, ठीक है, उसका एक तरह से बराबर सही तरीके से वितरण हो सके, सबको सही भूमि मिल सके खेती करने के लिए, वो किया गया है। सहकारी खेती की गई है इसमें। सामान्य सुधार में हम पढ़ेंगे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है, कुछ जो नॉर्मल सुधार किए गए हैं। साख का प्रावधान किया गया है, नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां बनाई गई हैं, और कीमत समर्थन नीति भी बनाई गई है, कि जो खेती है, जो फसलें हैं, जो उगाते हैं, जो भी अनाज मतलब जो पैदावार होता है, तो उसकी कीमत के लिए भी कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं। तो चलिए, सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि तकनीकी सुधार, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, मतलब कि सन 1965 से भारतीय कृषि में अधिक उपज देने वाले बीजों ने परंपरावादी बीजों का स्थान ले लिया। मतलब जो बीज पहले इस्तेमाल किए जाते थे अब वह इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, अब जो अधिक उपज दे सकें वो वाले बीज जो है अब इस्तेमाल किए जाते हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार तथा कपास के लिए विशेष रूप से अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग से फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ठीक है, इससे फसल भी जो है वो अब अधिक उगाई जाती है। ठीक है, इस वृद्धि को सामान्यतः हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। मतलब कि इसे कहा जाता है कि हरित क्रांति हो गई है, कि बहुत सारी हरियाली ही हरियाली अब हो चुकी है। अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास तथा वितरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम जो है, ठीक है, उसकी स्थापना भी की गई है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है,
अगला हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट जो है वो है रासायनिक खादों का प्रयोग। बहुत सारी रासायनिक खादों का प्रयोग जो है अब किया जाने लगा है। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का अधिक उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद के प्रयोग में समय के साथ काफ़ी वृद्धि होने लगी है। 2017-18 में लगभग 265.9 लाख टन रासायनिक खाद का उपयोग किया गया है। मतलब कि अब रासायनिक खाद जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब नॉर्मल खाद जो है वो कम इस्तेमाल की जाती है और रासायनिक खाद मतलब केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र है वो जो है हमारी फसलों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कि जो फसलें हैं उनकी उपज अधिक हो जाती है। फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। अब इतनी सारी फसल जो है उसकी उपज तो अधिक हो गई है, लेकिन उसको स्टोर कैसे करके रखना है, तो उसके लिए जो है कुछ कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फसलों को बीमारी तथा कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों के उचित प्रयोग के लिए अनेक कदम भी जो है वो उठाए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है वैज्ञानिक खेती प्रबंध व्यवहार। ठीक है, बहुत सारी जो परंपरागत स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से अब खेती करने पर बहुत ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि वैज्ञानिक विधियां जो है वो है फसलों तथा उनकी किस्मों का चुनाव करना। ठीक है, ऐसी फसलें उगाना और ऐसी उनकी किस्म को देखना कि जिससे जो है पैदावार ज़्यादा हो। फिर भूमि की तैयारी करना, फसल हेर फेर करना, बीज का चुनाव करना, अन्य के अतिरिक्त उर्वरकों का उपयोग करना और बहुत सारे उर्वरक जो है, बहुत सारी खाद भी जो है वो भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। खेती के यंत्रीकरण साधन। खेती के यंत्रीकृत साधनों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। छोटे किसानों को सहकारी समितियां, छोटे तथा सीमांत कृषक एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सस्ते ब्याज पर पूंजी भी अब प्राप्त होती है। मतलब कि अब किसान जो है उनको भी लोन दिया जाता है ताकि वो भी खेती के लिए यंत्र खरीद सकें। ठीक है, साधन खरीद सकें और अच्छे से खेती कर सकें। तो ये तो था टेक्नोलॉजी का सुधार, तकनीकी सुधार किया गया है। दूसरा अब हमारा आता है संस्थागत सुधार या फिर भूमि सुधार। सबसे पहला आता है मध्यस्थों का उन्मूलन। मतलब कि मध्यस्थों जैसे कि राज्य और भूमि के वास्तविक जोतने वाले के बीच, जिन्हें जिम्मेदारों के नाम से भी जाना जाता है, का उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब कि जो जिम्मेदार होते थे वो क्या करते थे कि अपनी भूमियां जो है किराए पर दे देते थे। ठीक है, और बहुत सारा कर जो है किराएदारों से ले लेते थे, किसानों से ले लेते थे। लेकिन अब उनका उन्मूलन कर दिया गया, उन्हें अब एक तरह से समझ लो हटा दिया गया है। स्वामित्व का अधिकार भूमि को वास्तविक रूप से जोतने वाले किसानों को ही दे दिया गया है कि अब जो किसान उस भूमि पर खेती करेगा, ज़्यादातर अधिकार उस किसान का ही होगा। यह इस दृष्टि से किया गया है ताकि जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण बंद किया जा सके। कि जो जमींदार है वो किसानों का शोषण करते थे, उनसे बहुत सारा कर वसूलते थे, तो वो सभी जो है वो बंद कर दिया जाए। दूसरा है लगान का नियमन कर दिया गया है। किसानों से अत्यधिक और गैर कानूनी जबरदस्ती वसूली को समाप्त करने के लिए लगान जो है निश्चित कर दिए गए हैं। मतलब कि अब जो है बहुत सारा कर जो है कोई भी अपनी मर्जी से किसानों से नहीं वसूल सकता, उसकी भी एक नियमित राशि जो है वो तय कर दी गई है। तीसरा है चकबंदी। विखंडन की समस्या को कम करने की दृष्टि से चकबंदी कार्यक्रम चलाए गए हैं। चकबंदी वह अभ्यास है जिसमें किसानों को उसकी इधर उधर बिखरी हुई भूमि या खेतों की बजाय एक ही स्थान पर भूमि आवंटित की जाती है। मतलब कि किसी किसान की थोड़ी सी भूमि कहीं और है, थोड़ी सी भूमि कहीं और है, तो उसको मिलाकर उसको एक ही भूमि जो है दे दी जाती है ताकि वो आराम से एक ही स्थान पर खेती कर सके। भूमि की उच्चतम सीमा। भूमि के वितरण में समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जोतों के आकार की उच्चतम सीमा निश्चित कर दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कितने स्थान पर खेती की जा सकती है, उसकी सीमा जो है निश्चित कर दी गई है। भूमि की उच्चतम सीमा जुताई की गई भूमि का अधिकतम आकार है और एक व्यक्ति या एक परिवार वह रख सकता है। मतलब कि एक तरह से उन्होंने उस भूमि का जो स्थान है वो तय कर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भूमि जो है एक परिवार जो है उसके ऊपर खेती कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी भूमि पर वो इकट्ठी खेती करे, एक तरह से इसको भी निश्चित कर दिया गया है। अगला है सहकारी खेती। छोटे जोत धारकों की सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए भी सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया है। साथ में वे कम कीमत पर आगतें खरीद सकते हैं और अधिक कीमत पर अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। मतलब कि जो कुछ छोटे किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है, वह मिलकर
कोई सौदा करके या कोई भी मतलब एक तरह से सहमति से वह खेती कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी फसलें जो है अच्छी कीमत पर बेच भी सकते हैं। फिर आता है सामान्य सुधार। जो कुछ नॉर्मल सुधार किए गए हैं वह है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है, कृषि की उत्पादकता को प्रोत्साहित और स्थिर रखने के लिए कि जो कृषि है वो हर साल स्थिर हो, क्योंकि कभी वर्षा की वजह से कभी कम खेती होती थी, कभी ज़्यादा होती थी, तो वो जो खेती है वो स्थिर हो, ठीक है, उसको स्थिर रखने की दृष्टि से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बहुत सारी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो शुरू की गई हैं, ठीक है। सेकंड है साख का प्रावधान किया गया है। कम ब्याज दर पर किसानों को साख उपलब्ध कराने के लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना की गई है। किसानों की बढ़ती साख जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास बैंक भी स्थापित किए गए हैं। मतलब कि जो एक तरह से है कि कुछ ऐसा पैसा सरकार जो है किसानों के लिए रखती है जो कि किसानों को ही वह उधारी पर दिया जाएगा, और उसका जो ब्याज है वो भी बहुत कम है, क्योंकि पहले जो है किसानों को लोन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने किसानों के लिए भी कुछ फंड जो हैं वो बनाकर रखे हैं कि किसानों को भी अब लोन दिया जाता है और वो भी कम ब्याज दर पर, ताकि वो भी अपनी खेती में आगे बढ़ सकें। नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां, मतलब कि देश के सभी भागों में नियमित बाजारों की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज के लिए उचित कीमत उपलब्ध कराना तथा मध्यस्थों के शोषण से उन्हें बचाना है। मतलब कि ऐसे बाजार जो हैं शुरू कर दिए गए हैं कि जहां पर जाकर किसान डायरेक्ट अपनी खेती जो है, अपनी फसलें जो है वो बेच सकते हैं, ठीक है, और जो मध्यस्थ होते हैं उनके शोषण से वो बच सकते हैं। इन बाजारों का प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त बाजार समितियों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब मध्यस्थ जो है, जो बीच में होते थे, जो कमीशन ले लेते थे, बहुत सारा कर एक तरह से ले लेते थे, बहुत सारा पैसा ले लेते थे, अब उन्हें हटा दिया गया है। अब जो किसान है वह अपनी खेती, जो अपनी फसलें हैं, अपना अनाज जो है वो बाजार में जाकर खुद ही बेचता है। कीमत समर्थन नीति अगला पॉइंट है। इस नीति के अंतर्गत सरकार किसानों को उसकी उपज के लिए एक न्यूनतम समर्थन कीमत देने का विश्वास दिलाती है। मतलब कि कम से कम वो किस कीमत पर बेच सकते हैं, ये नहीं कि बहुत कम कीमत पर बेचें, कम से कम एक कीमत तय कर दी गई है, उससे ज़्यादा सस्ता वो नहीं बेच सकते हैं, ताकि उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखा जा सके। सरकार अपनी व्यापारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत पर किसानों द्वारा बेची जाने वाली उपज को खरीदने का प्रबंध करती है, जब बाजार कीमत न्यूनतम समर्थन कीमत से कम होती है। मतलब कि सरकार ने क्या किया है कि उनका अनाज खरीदने के लिए भी एक तरह से एक समिति बनाई है कि वो व्यापारी जो है, ऐसी व्यापारी एजेंसियां बना दी हैं कि वो व्यापारी जो है वो किसानों से अनाज खरीदेंगे, कम से कम जितनी कीमत जो है सरकार ने तय की है उससे कम कीमत पर वो अनाज जो है नहीं खरीद सकते हैं। ये भी एक किसानों के शोषण को बचाने के लिए ही किया गया है, कि उनका जो शोषण होता है तो उससे उनको बचाने के लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि संबंधी सुधारों की उपलब्धियां। अब ये सभी सुधार जो किए गए थे तो उससे क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? क्या हरित क्रांति हुई है? हरित क्रांति मतलब कि क्या फसलों में वृद्धि हुई है, क्या उपज में वृद्धि हुई है? देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि हरित शब्द से अभिप्राय है फसलें, ठीक है, हरा रंग फसलें, ठीक है, ये है अभिप्राय फसलें, और क्रांति से अभिप्राय है भारी वृद्धि, ठीक है, बहुत सारी वृद्धि हो गई है। तो दोनों को मिलाकर इन शब्दों का अर्थ है फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि। तो क्या ऐसा कुछ सुधार हुआ है? तो कृषि संबंधी सुधारों के फलस्वरूप भारतीय कृषि में पर्याप्त सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल पिछड़े हुए एक तथा गतिहीन क्षेत्र से कृषि अर्थव्यवस्था के विकासशील क्षेत्र के रूप में अब उभरी है। जो अर्थव्यवस्था है वो पहले बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई थी, गतिहीन थी, लेकिन अब वो विकासशील अर्थव्यवस्था जो है वो बन रही है। ये उपलब्धियां इतनी पर्याप्त हैं कि इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इतनी ज़्यादा फसलों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है कि अब इसे हम हरित क्रांति के रूप से जानने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाकर बताया गया है कि वर्ष 1967-68 में ये जो क्रांति है वो शुरू हुई है, ठीक है, और खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 25% वृद्धि हुई है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। अब भारत भी जो है वो आत्मनिर्भर हो गया है। अब जो किसान जो थे वो पीछे पीछे भागते थे अपनी फसल को बेचने के लिए, लेकिन अब किसानों के पीछे पीछे जो है वो व्यापारी भागते हैं फसलों को खरीदने के लिए।
देखिए, यहाँ पर भारत में हरित क्रांति जो है 2 भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हुई है। 2 तरह से हरित क्रांति जो है यहाँ पर हुई है। तो प्रथम अवस्था जो है वो है 60 के दशक के मध्यम से लेकर 70 के दशक के मध्य तक। इस अवस्था के दौरान हरित क्रांति का परिसर अधिकतर देशों के गेहूँ तथा चावल उगाने वाले क्षेत्रों तक सीमित रहा। इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य शामिल है। मतलब कि इन देशों में बहुत ज़्यादा जो है क्रांति हुई थी। बहुत ज़्यादा गेहूँ और चावल यहाँ पर अब जो है उगाया जाने लगा था। और दूसरा हमारा आता है द्वितीयक अवस्था। इस अवस्था के दौरान हरित क्रांति का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया। मतलब कि देश के कई भागों में जो फसलें हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ गई। ठीक है, फसलों की संख्या पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन दोनों अवस्थाओं में हरित क्रांति की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, जो विशेषताएं जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषता जो है वो आती है फसल उत्पादकता में तेजी। फसल उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। फसल जो है बहुत ज़्यादा अधिक होने लगी है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि गेहूं की उत्पादकता 1951 में 660 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में 2018-19 में 3408 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। और चावल की उत्पादकता 1951 में 665 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में 2018-19 में 2665 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। मतलब कि फसल जो है 1951 में गेहूं, चावल, मक्का ये सभी जो है बहुत कम थे। लगभग अब जो है ये वो 3 से 4 गुना जो है वो बढ़ गए हैं। उत्पादकता में तेजी आने से भारतीय कृषि में संरचनात्मक बदलाव आया है और इस बदलाव ने लंबे समय की भारतीय कृषि की स्थिरता के अंत का है संकेत जो है दे दिया है कि अब जो है भारतीय कृषि जो है वो स्थिर हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत में अकाल पड़ सके। बहुत सारा अनाज जो है वो भारत में अब पैदावार होता है। हर साल बहुत सारा अनाज जो है वो भारत में उगाया जाता है और बहुत सारा अनाज जो है उसे स्टोर करके भी रखा गया है। क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि, मतलब कि अधिक उपज देने वाली तकनीक के कारण फसलों को बोने और काटने के बीच का जो समय था, ठीक है, उसे भी बहुत कम कर दिया है कि अब बहुत ही जल्दी जो है वो फसलें उगाई जाती हैं। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने भूमि के प्रति छोड़ने की आवश्यकता को दूर कर दिया है। इसके फलस्वरूप दोहरी फसल उगाना आसान हो गया है। इससे खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मतलब कि बहुत सारी फसलें जो है अब एक ही भूमि पर उगाई जा सकती हैं, क्योंकि फसलें जो है वो बहुत जल्दी जो है उनकी पैदावार हो जाती है रासायनिक उर्वरकों के कारण। तो वो क्या है, एक खेती को बोकर उसको फटाफट से काट लेते हैं और दूसरी खेती भी वो करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या है कि जो खेती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। थर्ड हमारा आता है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर खिसकाव करना। पहले जो लोग थे वो सिर्फ निर्वाह खेती करते थे, क्योंकि खेती करना इतना मुश्किल था कि जो लोग हैं वो सिर्फ अपने लिए ही खेती करते थे, अपना घर चलाने के लिए खेती करते थे। लेकिन अब खेती करना जो है वो काफ़ी आसान हो गया है। वैसे तो खेती करना अभी भी मुश्किल ही है, बहुत मेहनत का काम है जो हमारे किसान करते हैं, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में खेती जो है अब कुछ आसान हो गया है, जिसके कारण जो है बहुत सारी खेती जो है अब वो व्यापारिक रूप से भी की जाती है। जो किसान है वो निर्वाह कृषि की बजाय व्यापारिक कृषि की ओर भी खिसकने के लिए प्रेरित हो गया है। किसानों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। कृषि के व्यापारीकरण के कारण किसानों के दृष्टिकोण में जो है परिवर्तन आया है। खेती को केवल जीवन निर्वाह के स्रोत के रूप से नहीं देखा जाता है, इसे एक व्यापारिक कार्य के रूप में भी अब देखा जाने लगा है। पहले जो लोग खेती करते थे तो कहते थे कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर आज कोई इंसान खेती कर रहा है मतलब कि वो बहुत मेहनत का काम कर रहा है और बहुत बड़ा काम कर रहा है और अच्छा खासा कमा भी रहा है। अगला आता है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। फसल उत्पादन में वृद्धि इतनी पर्याप्त हो गई है कि भारत ने खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखना अब शुरू कर दिया है। मतलब कि बहुत सारा खाद्यान्न जो है अब वो भारत में है। भारत को अकाल के टाइम पर भी बाहर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। भारत अब आत्मनिर्भर बन गया है। बहुत सारा जो खाद्यान्न है, बहुत सारी फसलें जो है हमारे भारत में स्टोर करके रखी हैं। बहुत सारा अनाज हमारे भारत में स्टोर करके रखा हुआ है।
तो बच्चों हर किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हरित क्रांति की कुछ सीमाएँ भी हैं, ठीक है? हरित क्रांति के लाभ तो हुए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हैं, उतने लाभ नहीं हैं जितने होने चाहिए थे, जितने सोचे थे। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर आता है, वह है सीमित फसलें, कि हरित क्रांति के कारण उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि तो हुई है, लेकिन वो केवल अनाज में हुई है। गेहूँ, चावल, मक्का जैसे ही अनाज जो है उनमें हुई है। जो दालें हैं, जो जूट है, कपास, चाय है, इनमें कुछ खास वृद्धि नहीं हो पाई है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है असमान प्रसार, मतलब कि हरित क्रांति का विस्तार जो है वो सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं हुआ है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है, लेकिन देश के जो कुछ अन्य क्षेत्र हैं उस पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं हुआ है। थर्ड है सीमित कृषक आबादी, मतलब कि भारत में कृषि जनसंख्या में अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं। जो किसान हैं वह छोटे हैं और छोटे किसानों के लिए हरित क्रांति के लाभ जो है वह नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि अधिक उपज देने वाली तकनीक के लिए बहुत सारी महंगी आगतों की आवश्यकता होती है, जो कि छोटे किसान जो है उनकी पहुंच से बाहर है। तो इसलिए जो धनी जनसंख्या के पास कुल कृषि क्षेत्र का एक बड़ा भाग है, वही हरित क्रांति के लाभों को उठा पाए हैं। अगला है आर्थिक विषमता। हरित क्रांति के कारण पिछले कुछ समय में आर्थिक विषमता बहुत बढ़ गई है। निर्धनता जो है वो व्यापक है और ऋणग्रस्तता जो है वो बहुत अधिक हो गई है। मतलब कि जो किसान है वो उधार जो है बहुत सारा अधिक लेने लगे हैं। ऋण माफ़ी जो है वो अक्सर कर दी जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी किसानों के मध्य आत्महत्या और एक गंभीर चुनौती बन गई है, ठीक है। ऋण माफ़ी कर देते हैं, जो कुछ ऐसे ज़मींदार हैं वो उनका ऋण जो है वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कहने की ही बात है। वे ऋण माफ़ करने की बजाय उनकी ज़मीनें जो है वो हड़प लेते हैं और उसके कारण क्या होता है कि जो किसान है वह मजबूर होकर आत्महत्या की ओर चला जाता है। एक लास्ट पॉइंट आता है, क्या भारत को अभी भी एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर जो है वो ये है कि हाँ, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि 1960 के दशक की हरित क्रांति के लाभ घटने लगे हैं, ठीक है। हरित क्रांति जो है वो पहले बहुत अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो घटने लगी है, ठीक है। अन्य देशों की तुलना में जो हमारा भारत देश है उसमें जो है फसलें जो है वो बहुत कम हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो भी बताता है कि हमारे उत्पादकता स्तर जो है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। बाकी देशों में जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन भारत देश में अभी भी फसलें कम उगाई जा रही हैं। इतने ज़्यादा फसल नहीं है जितनी कि दूसरे देशों में है। हमारे खाद्यान्न के स्टॉक अनिश्चितता के बिंदु पर हैं, ठीक है। कभी तो खाद्यान्न का स्टॉक बहुत अच्छा होता है, तो कभी वो स्टॉक जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। ऐसा होना चाहिए कि हमेशा जो स्टॉक है वो बना रहे। भारत में अधिकांश किसान जो है वो निरंतर ही मौसम की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो हैं वो छोटे हैं, तो इसलिए वो मौसम के ऊपर डिपेंड होकर ही खेती कर रहे हैं। किसानों को निरंतर ही बाजार की अनिश्चितताओं से अवगत कराया जा रहा है, जो उन्हें अलाभदायक निर्वाह कृषि करने के लिए बाध्य करता है। मतलब कि अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर किसानों का शोषण जो है वो किया जाता है, जिसके कारण वे क्या करते हैं कि किसान जो है सिर्फ निर्वाह खेती ही करते हैं। ऋण माफ़ी एक आवर्ती विशेषता बन चुकी है, मतलब कि बार बार जो है किसानों को ऋण दे दिया जाता है और फिर वह ऋण माफ़ी बार बार कर दी जाती है, लेकिन क्या है उसके बदले में कुछ ना कुछ तो उनसे ज़रूर लिया जाता होगा, जिसके कारण जो किसान है वह बहुत दुखी हैं और दुखी होने के कारण वे आत्महत्या का सामना करते हैं। तो इसलिए भारत को अभी भी एक अन्य हरित क्रांति की आवश्यकता है। एक ऐसी क्रांति होनी चाहिए कि जिसका लाभ जो है सभी किसान, छोटे बड़े सभी किसान जो हैं उस क्रांति का लाभ जो है उठा सकें और हमारा भारत देश जो है वो आत्मनिर्भर पूरी तरह से बन सके। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है इसमें जितने टॉपिक्स थे वो बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी कुछ गलतियाँ लगती हों तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ और आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाकर ला सकूँ। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। ओके बच्चों, गुड लक, बाय बाय।